लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक सिंहासन को लेकर के चारों भाइयों में किस तरीके का युद्ध छिड़ चुका था। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो डू वॉच आफ्टर दिस वीडियो, द वीडियो इज कमिंग इन द आई बटन। शुरुआत में सबको लगा कि दारा इज द बिगर एनिमी, तो सभी भाइयों ने मिल करके दारा के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। पहले सूजा ने दारा के ऊपर हमला किया, फिर आगे चल के मुराद और औरंगजेब। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था सबको ये महसूस हो रहा था कि असली दुश्मन दारा नहीं औरंगजेब है। अब इस सिंहासन की लड़ाई में आगे क्या होता है, कौन कैसे लड़ता है, कैसे जीतता है, ये जानने के लिए देखिए ये। सबसे पहले ये बात मुराद को समझ में आई कि सिर्फ बादशाह जी कहला जाने से कोई बादशाह नहीं बनता, मगर असली बादशाह वो होता है जो फैसले ले। और हर बीतते समय के साथ औरंगजेब ही सारे फैसले ले रहा था। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब का ही कहना मान रहे थे। मुराद के दिल में पल रहे इस बगावत को औरंगजेब ने तुरंत भांप लिया और अब तक के हो रहे जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक जश्न रखा। वैसे तो औरंगजेब खुद कभी नशा नहीं किया करते थे, पर इस बार उन्होंने अपने भाई मुराद के लिए कई नशे के इंतजाम किए। उन्होंने मुराद से कहा, मेरी मौजूदगी में पी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतनी मुश्किलें झेलने के बाद तू बेपनाह खुश रहे। इस रात मुराद बादशाह बनकर के तो सोया, पर अगले सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो ग्वालियर के जेल में कैद था। और इस तरह से औरंगजेब ने मुराद को रास्ते से हटाया। सूजा और दारा अब खौफ में थे। औरंगजेब ने सूजा को आगाह करते हुए चिट्ठी लिखा, मैं दारा का पीछा करने जा रहा हूँ, तुम पीछे से हमला मत करना, बदले में मैं तुम्हें पहले से भी अजीम सूबे का सूबेदार बनाऊंगा। दारा औरंगजेब के आने की खबर सुनते ही दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। दिल्ली में पहुंचकर औरंगजेब खुद को फाइनली अगला मुगल एम्परर डिक्लेयर करते हैं बाय द टाइटल ऑफ आलमगीर, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। दारा अभी भी भागे रहते, भागते भागते वो लाहौर पहुंचते हैं, पर अब उनका पीछा कर रहे थे औरंगजेब विद द रॉयल आर्मी। दारा एक शिकार की तरह अपने शिकारी से दूर भाग रहे थे, कभी मुल्तान तो कभी सिंध, कभी कच्छ, इस उम्मीद में कि औरंगजेब से उनका पीछा छूटे। सूजा ये सब दूर से देख रहा था। दूर से देख करके उसे काफ़ी डर लग रहा था कि अब उसके साथ ये क्या होगा। उसे लगा कि जब औरंगजेब दारा के पीछे लगा हुआ है, यही सही समय है दिल्ली पर हमला करके दिल्ली के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेने का। पर वो ये भूल चुका था कि अब पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। अब औरंगजेब के इशारों पर पूरी की पूरी शाही फौज काम कर रही थी। औरंगजेब और सूजा की आर्मी बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़ी थी। अभी सुबह होने में कुछ समय बाकी ही था कि अचानक से औरंगजेब के कैंप से जोर जोर का धुआं उठने लगा। औरंगजेब के कैंप में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। दरअसल राजा जसवंत सिंह राठौड़, जो कि औरंगजेब के साथ से लड़ने आए हुए थे, वो अपने 15,000 राजपूत सोल्जर्स को लेकर के औरंगजेब के कैंप से दूर जा रहे थे। और इस बीच उनके सामने जो भी आ रहा था उसे वो तहस नहस करता हुआ जा रहे थे। अब ये माहौल दोनों सूजा और औरंगजेब देख रहे थे। ये कोई हमला नहीं था, पर किसी भी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए काफी था। औरंगजेब ने अपने सीपे सालार को शांति बनाए रखने के लिए बोला। सूजा के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर में हुआ तो हुआ क्या। कहीं ये औरंगजेब की चाल तो नहीं, कहीं सूजा रात में हमला करने को जाए और वो औरंगजेब की चाल में फंस भी न जाए। अब दरअसल बात ये थी कि औरंगजेब की फौज खुद बहुत सदमे में थी, पर सूजा की इस झिझक से औरंगजेब के आर्मी को एक संभलने का मौका मिल गया। सुबह होते ही औरंगजेब ने बड़े आराम से सूजा को हरा दिया। सूजा यहाँ से अपनी जान बचाता हुआ बंगाल पहुंचा, पर औरंगजेब की फौज उसके पीछे पड़ चुकी थी। बंगाल से जान बचाता हुआ सूजा अरक्कन पहुंचा। अरक्कन यानी करंट डे म्यांमार। अब यहाँ पर सूजा के साथ क्या हुआ इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं, पर फिर हिंदुस्तान में कभी सूजा नाम दोबारा नहीं लौटा। और इस तरीके से सूजा का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद औरंगजेब फाइनली अपने सबसे बड़े दुश्मन दारा के पीछे फिर से लगता है। इतने समय में दारा ने औरंगजेब से लड़ने के लिए फिर एक बार फौज इकट्ठा कर ली। दारा ने अब तक के हुए सभी लड़ाइयों से सीखते हुए औरंगजेब को काफ़ी कड़ा मुकाबला दिया, पर औरंगजेब पहले से भी काफ़ी ताकतवर था और अब तो उसके साथ शाही फौज भी थी। फिर दारा की एक और हार हुई। दारा फिर से जान बचाकर लड़ाई के मैदान से भागा। अब दारा के मन में कभी भी गद्दी को जीतने की इच्छा तो थी ही नहीं, बस अब एक इच्छा थी कि औरंगजेब से जान बचे, पीछा छूटे। औरंगजेब तख्त के सारे कंटेंडर्स को हटा करके फाइनली दिल्ली पहुंचता है। अब दिल्ली में पहुंचने के बाद उसने फिर से अपना काफ़ी धूमधाम से कोरोनेशन किया। आपको जान करके हैरानी होगी कि अभी भी तख्त के सारे कंटेंडर्स जिंदा हैं।
दारा जब से हारा था तब से कहीं ना कहीं इधर से उधर भाग ही रहा था, पर उसे भी पकड़ा गया। पकड़ के उसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली में उसे पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट भी किया गया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं दारा सिर्फ साजा का ही नहीं बल्कि पब्लिक का भी फेवरेट हुआ करता था। पर अब इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। औरंगजेब ने एक एक करके अपने सभी भाइयों को एलिमिनेट किया और अपने पिता शाहजहां को भी अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने आगरा के किले में एक कैदी की तरह ही रखा। और ये फैसला औरंगजेब ने खुद ने नहीं बल्कि उलेमाओं ने लिया, क्योंकि औरंगजेब शुरुआत से ये मेंटेन करते आ रहे थे कि वो मुगल दरबार को फिर से शरिया के नियमों से चलाएंगे, जो कि उनके हिसाब से पिछले कुछ समय में बिल्कुल अलग तरीके से चलना शुरू हो चुका था। सब कुछ इस्लामिक नियम के हिसाब से हो, इसलिए सबसे पहले एक मुहतसिब को अपॉइंट किया, जिसका काम था ये एश्योर करना कि लोग इस्लामिक मोरल्स को फॉलो करें। सबसे पहले सभी तरह के नशे को पूरे मुगल राज्य से बैन किया गया। गैम्बलिंग और दूसरे इलीगल काम जो कि इस्लाम में प्रोहिबिटेड हैं, उनको भी बैन किया गया। एम्पायर के बहुत सारे मस्जिद जो कि नेग्लेक्टेड स्टेट में थे, उन सब को फिर से आबाद किया गया। पहले साल के फरमान में औरंगजेब ने बनारस के पुजारी को लिखा कि उसका मजहब उसे नए मंदिर बनाने की इजाज़त तो नहीं देता, पर पुराने मंदिर को तोड़ने के लिए भी नहीं बोलता। बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम स्टेट एक थियोक्रेटिक स्टेट होती है, जिसका राजा बस उनका खुदा हो सकता है। बाकी के जो भी रूलर्स होते हैं वो बस उन खुदा के दूत बन करके काम करते हैं। अब इस व्यवस्था में किसी भी दूसरे भगवान की पूजा करना लगभग देशद्रोह के बराबर का अपराध बन जाता है, जो कि धीरे धीरे औरंगजेब के स्टेट पॉलिसीज में दिखना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशव राय और सोमनाथ के मंदिरों को भी तोड़ा गया। बड़े बड़े राजपूत राज्य जैसे मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के राजधानी में भी 300 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए और इन सब के ऊपर नॉन मुस्लिम के ऊपर फिर से जजिया को लगाया गया, जो कि 100 साल पहले अकबर ने बैन कर दिया था। ये भेदभाव की नीति सिखों पर भी लागू हुई। जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा और धर्म की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठाई तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, कई यातनाएं दी गई, अपना धर्म बदलने के लिए भी मजबूर किया गया। पर वो जब इनमें से किसी के लिए भी राजी नहीं हुए तो उन्हें अंत में चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। मुगल साम्राज्य का झंडा चारों तरफ फैलने लगा। पूर्व में अहोम के साथ लड़ाई शुरू की गई। हिमालय के पार तिब्बत के राजा को भी मुगल फरमान मनवाया गया। फरमान ना मानने का एक ही अंजाम था, मुगल सेना को लड़ाई के लिए न्योता देना। बड़े राजपूत स्टेट्स जैसे मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी धीरे धीरे करके औरंगजेब का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। अगर हम और वेस्ट जाएँ तो अफगानी ट्राइब्स को भी औरंगजेब ने पूरी तरीके से सबड्यू करने की पूरी कोशिश की। साउथ के भी उस टाइम के सबसे बड़े एम्पायर्स जैसे आदिल शाही, कुतुब शाही और मराठाओं से लड़ाई शुरू की गई। आदिल शाही और कुतुब शाही तो उस समय लड़ाई करते करते पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो गए। मराठाओं को भी काफ़ी नुकसान हुआ, पर उन्होंने इन सब के बावजूद लड़ाई चालू रखी। देश में हर समय हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई चल रहा था। इन सब का खर्च पूरे के पूरे देश को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि अब भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू ही थे और ऐसे में लगातार मंदिरों को तोड़ना और इन सब के बाद जजिया लगाना, इन सब से देश का माहौल काफ़ी बिगड़ते जा रहा था। और दिन प्रतिदिन औरंगजेब के जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थे वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। औरंगजेब शायद यही चाहते थे कि सबको मॉरली और पॉलिटिकली सबड्यू किया जाए, हर किसी को मुगल झंडे के नीचे लाया जाए। पर इतनी पुरानी सभ्यता जो ना जाने अब तक कितने ही आक्रमणों को देख चुकी है, वो चुप कैसे बैठती। अब समय आ चुका था औरंगजेब के पूछे गए सवालों के जवाब देने का। ईस्ट से शुरू करते हैं। अहोम ने अपने जनरल लचित बोरफुकान के अंडर में मुगलों को ऐसा हराया कि फिर मुगलों ने कभी भी असम की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। मथुरा के रीजन में तोड़े गए मंदिरों का बदला जाटों ने अकबर के मकबरे को तहस नहस करके लिया। यही नहीं, आसपास के मुगल चौकी, मुगल फौज को वो आए दिन परेशान करने लगे। अनंतपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके बाद सिखों ने मुगल अत्याचार के खिलाफ हथियार उठा लिए। औरंगजेब मारवाड़ को मुगल के डायरेक्ट कंट्रोल में लेना चाहते थे, पर वीर दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ ने मिलकर के औरंगजेब के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। यही नहीं, आगे चल कर के छत्रसाल बुंदेला के अंडर में बुंदेलखंड, जो कि दिल्ली के लगभग नीचे पड़ता है, उसने भी मुगल डोमिनेंस को मानने से साफ इनकार कर दिया। दक्षिण में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में मराठाओं ने स्वराज्य की लड़ाई शुरू कर दी, जिसे दबाने के लिए औरंगजेब खुद दक्षिण में आए और अपने जीवन के अंतिम के 25 साल दक्षिण
पोजीशन में ही रहे ताकि वो मराठाओं का ये रिवोल्ट दबा सके। बाकी के दक्कन सल्तनत जैसे आदिल शाही और कुतुब शाही तो खत्म हो गए, पर मराठाओं ने अपनी ये लड़ाई जारी रखी। एक के बाद एक 3 छत्रपति के निधन हुए, पर फिर भी महारानी ताराबाई ने मुगलों का ये जीत का सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद जब औरंगजेब ने मराठा कैपिटल रायगढ़ को कैप्चर किया तो वहां पर उन्हें संभाजी महाराज के छोटे बेटे साहू महाराज मिले। उनकी एज उस समय मात्र 7 साल की थी। इन जनरल हिंदू राजाओं में क्या होता था कि सबसे पहले राजा का बड़ा बेटा और उसके बाद उनका बड़ा बेटा इस तरीके से राजा बनते थे। औरंगजेब को पता था कि ये बच्चा अभी तो छोटा है, पर अगर औरंगजेब बाद तक भी मराठाओं को नहीं हरा पाया तो कम से कम मराठाओं के बीच में एक सिविल वॉर तो क्रिएट कर ही सकता है। औरंगजेब के 50 साल के शासन में भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां पर औरंगजेब के फरमान ना पहुंचे हों। लगातार लड़ाई करने के बाद भी औरंगजेब के जिंदगी में कोई शांति नहीं थी और इस तरीके से लड़ते लड़ते औरंगजेब का डेथ अहमदनगर में हो जाता है, जो कि करंट डे महाराष्ट्र में आता है। मुगलों में तो गद्दी को लेकर के लड़ाई होनी तय थी, पर क्या औरंगजेब के प्लान के अकॉर्डिंग अब मराठाओं के बीच भी सिविल वॉर होगा? कौन बनेगा अगला छत्रपति? ये सब जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।